नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी भी कृषि व्यापार की सबसे अहम कड़ी होता है। हम बात कर रहे हैं DORB यानी डी ऑयल्ड राइस ब्रांड की एकदम सटीक और सही सैंपलिंग के बारे में। देखिए, दांव बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी लैब रिपोर्ट सिर्फ उतनी ही भरोसेमंद होती है जितना कि लैब में भेजा गया सैंपल। अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो सीधे लाखों का नुकसान हो सकता है। ये विश्लेषण एक रोजमर्रा के रूटीन काम को एक पूरी तरह से पुख्ता वैज्ञानिक प्रक्रिया में बदल देगा। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? हमारे सामने 5 मुख्य चरण हैं। पहला, खराब सैंपलिंग की कीमत। दूसरा, लॉट की पहचान तय करना। तीसरा, सही सैंपलिंग प्रक्रिया का निष्पादन। चौथा, कंपोजिट सैंपल बनाना। और अंत में सीलिंग और विवादों से बचाव। भाग 1, खराब सैंपलिंग की कीमत। गलत शुरुआत, भारी नुकसान। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है कि खराब सैंपलिंग अच्छे माल को खराब और खराब माल को अच्छा दिखा सकती है। ये बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के उस पुराने नियम की तरह है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत तरीके से लिया गया सैंपल एक झूठा आत्मविश्वास पैदा करता है। इससे गलत विवाद खड़े होते हैं और अंततः खरीद के सारे फैसले गलत हो जाते हैं। अगर सैंपल ही गलत है तो लैब से जो रिपोर्ट सामने आएगी उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा और पूरी सप्लाई चेन का भरोसा वहीं टूट जाएगा। जरा सोचिए, एक ट्रक में लाखों रुपए का माल भरा है और कोई व्यक्ति गंदे हाथों से बस सामने रखी एक बोरी से मुट्ठी भर माल निकाल लेता है। क्या यह पूरे ट्रक के माल का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कैजुअल और लापरवाह भरा तरीका है जो पूरे लैब टेस्ट को उसी पल अमान्य कर देता है। इसके विपरीत एक सही रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच में बहुत अनुशासन चाहिए होता है। इसमें पूरी लॉट की सही तस्वीर पाने के लिए एकदम साफ उपकरणों के साथ कई अलग अलग जगहों से सैंपल लिया जाता है। भाग 2, लॉट की पहचान तय करना, सीमाओं का निर्धारण। ये बहुत ही क्रिटिकल है। सैंपल लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि माल असल में है किसका। इसके लिए ट्रक नंबर, बैच, डिस्पैच की जानकारी, सप्लायर का नाम, तारीख, ग्रेड और क्वांटिटी जैसे मापदंडों का होना अनिवार्य है। अगर यही नहीं पता कि टेस्ट किस माल का हो रहा है तो बाकी सारी मेहनत बेकार है। एक और बड़ी बात, 2 अलग अलग ट्रकों या बैचों के माल को कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जब तक कि जानबूझकर कोई जॉइंट कंपोजिट सैंपल न बनाना हो, तब तक अलग अलग लॉट को मिलाकर एक अस्पष्ट सैंपल बनाने से हमेशा बचना चाहिए। स्पष्टता ही सबसे बड़ा बचाव है। भाग 3, सही सैंपलिंग प्रक्रिया का निष्पादन, बिना संदूषण के सैंपलिंग। यहां एक नियम बिल्कुल गांठ बांध लेने वाला है। सैंपलिंग टूल एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। संदूषण यानी कंटैमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फर्श की धूल, गीले हाथ, पुराने कंटेनर या किसी पिछले सैंपल का बचा हुआ हिस्सा, ये सब वर्तमान सैंपल को तुरंत बर्बाद कर सकते हैं। मान लीजिए उपकरण में पहले से थोड़ी सी भी नमी मौजूद है, लैब रिपोर्ट में माल का मॉइस्चर लेवल ज्यादा आ जाएगा। अब गलती माल की नहीं, उस गीले टूल की थी, लेकिन इसके कारण एक बेहतरीन खेप भी रिजेक्ट हो सकती है ना? कितना बड़ा नुकसान। अब देखिए, माल बोरी में है या खुला हुआ है, इसके हिसाब से नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अगर माल बोरी में है तो सिर्फ उन बोरियों से काम नहीं चलेगा जो आसानी से सामने दिख रही हो। पूरे लॉट में से अलग अलग बोरियां चुननी होंगी। और अगर बल्क यानी खुला माल है तो जब माल तक पहुंचना आसान हो, जैसे लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान, तब विभिन्न बिंदुओं से सैंपल लेना चाहिए। सैंपलर को सिर्फ अपनी सहूलियत नहीं देखनी है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर हिस्से का सही और बराबर प्रतिनिधित्व हो। भाग 4, कॉम्पोजिट सैंपल बनाना, छोटे हिस्सों का एकीकरण। अलग अलग जगहों से निकाले गए छोटे छोटे हिस्सों को एक लैब रेडी सैंपल में बदलने के 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स हैं। पहला, सभी हिस्सों को एक जगह इकट्ठा करें। दूसरा, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मिलाएं ताकि माल एक समान हो जाए। और तीसरा, उन्हें साफ तरीके से कम करें। अब इसे कम करने के लिए बस रैंडम तरीके से मुट्ठी भर माल नहीं उठा लेना है। इसके लिए रिफल डिवाइडर या क्वार्टरिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी माल को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर आमने सामने के हिस्से लेना। यही वो साइंटिफिक तरीका है जिससे लैब को एक सटीक और प्रबंधनीय सैंपल मिलता है। भाग 5, सीलिंग और विवादों से बचाव, सुरक्षा और दस्तावेजीकरण। ट्रेसेबिलिटी यानी माल की पूरी जन्म कुंडली। इसे सुनिश्चित करने के लिए साफ और सूखे कंटेनर पर एक प्रॉपर लेबल लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। इस लेबल पर सप्लायर का नाम, बैच या लॉट नंबर, ट्रक नंबर,
तारीख, लोकेशन, सैंपलर का नाम और टेस्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी जानकारी छूटी तो समझ लीजिए भविष्य में कंफ्यूजन पक्का है। एक सही और डिटेल्ड लेबल वाला सैंपल असल में भविष्य के विवादों से बचने की सबसे मजबूत ढाल होता है। आधी लड़ाई तो यहीं जीती जाती है। डुप्लीकेट सैंपल रखना कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है और इनका बंटवारा भी एकदम साफ होना चाहिए। इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए एक सैंपल खरीदार के पास रहेगा, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सप्लायर के पास सुरक्षित होना चाहिए और सबसे अहम, एक रेफरी सैंपल किसी थर्ड पार्टी के पास सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि अगर कभी कोई विवाद हो तो बिना किसी पक्षपात के फैसला हो सके। किसी भी गंभीर व्यापारिक सौदे में इस सेफ्टी नेट को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। और हाँ, रिकॉर्ड रखना केवल लेबलों तक सीमित नहीं है। हर एक चीज़ का दस्तावेजीकरण करें, सैंपलिंग करते वक्त तस्वीरें लें या एक विस्तृत सैंपलिंग रिकॉर्ड बनाएं। मान लीजिए बाद में लैब रिपोर्ट में नमी ज़्यादा आ गई या उच्च AIA, जिसे हम आम भाषा में सैंड या सिलिका कहते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा निकल गई। ऐसे में ये तस्वीरें और रिकॉर्ड ही खरीदार और सप्लायर दोनों को बचाते हैं। जब हवाई बातें ना होकर ठोस और प्रलेखित सबूतों पर बात होती है, तभी एक सार्थक चर्चा संभव हो पाती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जब अगली बार मॉइस्चर या क्वालिटी को लेकर कोई विवाद खड़ा होगा तो क्या वो सख्त सैंपलिंग रिकॉर्ड खरीदार का मजबूती से बचाव करेगा या फिर शुरुआत में की गई एक छोटी सी लापरवाही उस लाखों की लैब रिपोर्ट को पूरी तरह बेमानी साबित कर देगी? गंभीर खरीदारों को सैंपलिंग के इस सख्त अनुशासन को अपनाना ही होगा, क्योंकि अंततः एक सटीक जांच ही पारदर्शी और सफल व्यापार की असली नींव होती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी प्रक्रियाओं को और भी मजबूत बनाते रहें।